हैंडसम। मैं हूं आपका अपना एसके और आज की वीडियो में इसमें बात करने वाला हूं हिंदू लॉज के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में। यानी कि इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कंप्लीट 30 सेक्शंस और उनको एक वेरी इजी लैंग्वेज में आज उसको हम समझने और देखने वाले हैं। तो आज आप इस वीडियो को बिना स्किप और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्किप करते वक्त कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी वेरियस प्रोविजंस दिए गए हैं, 13 सेक्शन दिए गए, उन सबको हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं टोटल 30 सेक्शंस के बारे में। इसे बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट पार्ट है जैसे प्रिलिमिनरी, जो कि जनरल सेक्शंस होते हैं, सेक्शन डील करते हैं फ्रॉम 1 to 4। सेकेंड पार्ट है हिंदू मैरिजेस, सेक्शन 5 to सेक्शन 8 उसके हम डील करते हैं। इसमें थर्ड पार्ट है इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, जिसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 10 आपका डील करता है। फिर है पार्ट 4 नलिटी ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्स, यानी किसी मैरिज को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको कैसे खत्म करते हैं, उसका प्रोसेस या डाइवोर्स बताया गया है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में। फिर है पार्ट 5 जो कि बात करता है जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में। सेक्शन 19 to 28 बताया गया है कि किसी भी केस का प्रोसीजर क्या होगा, जुरिडिक्शन क्या होगी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। फिर लास्ट पार्ट है सेक्शन 6 सेविंग एंड रिपील्स के, सेक्शन डील करता है सेक्शन 29 और 30 के बारे में। तो आइए पार्ट 1 से हम स्टार्टिंग सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे कैसे कैसे हिंदू मैरिज एक्ट में कवर किया गया है। तो जैसे सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 से हम बात करते हैं। सेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में। किसी भी बेयर एक्ट का शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि उस एक्ट का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एक्ट का नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट, तो इस एक्ट का ये शॉर्ट टाइटल कहलाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सटेंट मतलब कि कहाँ तक एक्सटेंट है ये एक्ट। तो ये जो एक्सटेंट है पूरा होल ऑफ इंडिया है, पूरे इंडिया में लागू होता है। और 30 अक्टूबर 2019 से ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर पे भी लागू कर दिया गया है। सेक्शन 2 बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्ट या एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो किस किस पर एप्लीकेबल होता है। तो उसमें बेसिकली 3 पॉइंट बात करता है। सबसे पहला है कि ये एक्ट उन पे अप्लाई होता है जो कि हिंदू है, बाय रिलीजियन है, मतलब धर्म से ही वो हिंदू हैं। सेकंड, ये अप्लाई होता है बुद्ध, जैन और सिख पे, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। थर्ड पॉइंट है जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी नहीं है, यानी कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी नहीं है उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो ये बात करता था कि किस पर हिंदू लॉज अप्लाई होता है और किस पे अप्लाई नहीं होता है। अब आगे हम इस पे बात करने वाले हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 इसमें कहता है डेफिनेशंस, कि बेसिकली जो डेफिनेशन इसमें यूज हुई हैं पूरे एक्ट में, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कस्टम एंड यूसेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फुल ब्लड, यूटेन ब्लड, प्रिस्क्राइब्ड सपिंडा रिलेशनशिप्स, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सेक्शन 3 बेसिकली डील करता है डेफिनेशंस के बारे में। अगर ये डेफिनेशन को काफ़ी एक्सप्लोर किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, और अगर आपको ये डेफिनेशंस का एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन मतलब ब्रीफली जानना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस डेफिनेशंस पे आपको एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, यानी कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा। इसमें यह बताया गया है कि देखते हैं कि अगर इस एक्ट से पहले कुछ भी जो भी कस्टम्स और यूसेस थे हिंदू लॉ से रिलेटेड, वो अपना इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि वो सीज हो जाएगा, या फिर उसका कोई इफेक्ट किसी दूसरे प्रोविजन पे डील करता है, या फिर कोई दूसरा लॉ हिंदू लॉ के किसी सेक्शन से इनकंसिस्टेंट है, तो उतना प्रोविजन जो है वो सीज हो जाएगा, यानी वो खत्म माना जाएगा। उतना जो सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन सीज हो जाएगा जो इसके इनकंसिस्टेंट है।
अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमने देखा था हिंदू मैरिज सेक्शन डील करता है सेक्शन 5 टू सेक्शन 8। तो सबसे पहले बात करता है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 कहता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज की, उसमें 5 कंडीशंस के बारे में बात की गई है, जो कि किसी भी हिंदू मैरिज के लिए 5 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन है नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि दोनों पार्टी में मोनोगेमी नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टी हस्बैंड और वाइफ पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और अगर दोनों पार्टी पहले से शादीशुदा थे अगर हैं तो उनका डाइवोर्स होना चाहिए, यानी कि शादी के टाइम पे कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, शादी के टाइम पे शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये जो शादी है वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ मैरिज, यानी कि बोथ पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट फॉर अ वैलिड मैरिज, मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, या ऐसा ना हो कि वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, कोई भी पार्टी इनसेन नहीं होनी चाहिए, पागलपंती नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसमें ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। इट मीन्स कि जो दुल्हा है, ब्राइडग्रूम है, उसकी एज 21 होनी चाहिए, और जो दुल्हन है, ब्राइड है, उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए फॉर अ वैलिड मैरिज। एंड दिस इज द एसेंशियल ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। और इसमें नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, अगर इससे कम ज्यादा होती है तो ये इनवैलिड मैरिज वैलिड नहीं होगी। इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मीनिंग्स है, डेफिनेशन में बताया गया है कि डेफिनेशंस में कुछ ऐसे रिलेशनशिप क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि जिनके होने से ये जो मैरिज है वो वैलिड नहीं कहलाई जाएगी। जैसे कि हम एक बात करें कि मतलब विद इन द फैमिली में अगर कोई मैरिज होती है कि चाचा, ताऊ, भैया, भाभी, विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की मीन्स कि ये डायरेक्टली कैटेगरी मेंशन की गई है कि अगर इन विद इन द फैमिली में अगर कोई शादी होती है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इट मस्ट नॉट बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और इसका नेक्स्ट बात करता है द पार्टीज आर नॉट सपिंदास ऑफ ईच अदर। सपिंदास को बेसिकली हम बात करते हैं, सपिंदा का मतलब होता है कि जो मदर की साइड से थर्ड जनरेशन एंड फादर के साइड से 5th जनरेशन में कोई आपस में इंटरकनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी जो भी 2 पार्टीज की मैरिज होने जा रही है तो उसमें फ्रॉम द 3rd जनरेशन ऑफ मदर साइड में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, एंड फ्रॉम द 5th जनरेशन ऑफ फादर साइड कोई रिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए, तभी ये मैरिज वैलिड मैरिज कहलाई जाएगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन द कस्टम एंड यूसेजेस ऑफ फ्रॉम वेरियस एरियाज। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 6 के बारे में, जो कि अब रिपील किया जा चुका है कि गार्जियनशिप इन मैरिज। नाउ दिस सेक्शन हैज बीन रिपील्ड, यानी कि इसमें हमें देखने सेक्शन 6 को देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 7 के बारे में, जो कि कहता है कि सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन सी सेरेमनीज होनी चाहिए, कुछ समारोह होते हैं, उनके बारे में बताया गया है सेक्शन के अंदर में। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन में बताया गया है कि हिंदू मैरिज को सोलेमनाइज करने के लिए जो कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज होना बहुत जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट है, जो भी कस्टमरी राइट्स हैं समारोह होने जरूरी हैं। सेकंड पॉइंट है सप्तपदी, यानी कि 7 फेरों के बारे में बताया गया है, यानी कि जब तक 7वां स्टेप नहीं लिया जाए, जब तक 7वां फेरा नहीं, दूल्हा दुल्हन नहीं लिया जाएगा पवित्र अग्नि के सामने, तब तक ये शादी हिंदू मैरिज में वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि ये सेरेमनीज का होना बहुत जरूरी है, 7 फेरों का लेना बहुत जरूरी है किसी भी दुल्हन के लिए फॉर अ वैलिड मैरिज। और जो मैरिज है वो तभी कंप्लीट होगी जब अग्नि के सामने 7वां फेरा आपका पूरे हो जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 8 जो कि कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। इसमें बताया गया है कि हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर जो मेन बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है हिंदू मैरिज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रॉम इट मे बी वेराई फ्रॉम डिफरेंट टू स्टेट। अब इसके हम थर्ड बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जो कि सेक्शन डील करता है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 का। सेक्शन 9 कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसमें प्रैक्टिकली हमें बहुत पिटिशंस कोर्ट में देखने को मिलती हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। इसमें बेसिकली सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 13 बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9 जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ जो कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लियर है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9 रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या कहता है। जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, इट मीन्स कि हस्बैंड वाइफ का या वाइफ हस्बैंड का घर छोड़ के चला जाता है या फिर वो फिजिकल रिलेशन में नहीं रहता है, तो कहते हैं कि भाई उन्होंने अपने सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया। तो जो पर्सन अपना घर छोड़ के गया हुआ है, जैसे अगर हस्बैंड गया है तो वाइफ या वाइफ गई है, तो हस्बैंड के पास ये राइट है कोर्ट में पिटिशन फाइल करने का अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट, ये कहते हुए कि वो जो स्पाउस हैं वो विदाउट एनी रीजन लेफ्ट द कंपेनियन इन सोसाइटी एंड स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हस्बैंड और फ्रॉम वाइफ एज द केस में बी। इट मीन्स कि जो हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, जो भी एक्यूट पार्टी होगी, वो कोर्ट में पिटिशन डाल के ये कहेगा कि मतलब विदाउट एनी रीजन वो हमसे अलग रह रही हैं, तो इस केस में कोर्ट जो है वो अदर साइड को नोटिस इशू करेगा। उनको बोलेंगे भाई आप डिसीजन मतलब ऐसे कौन से रीजन है कि आप सेपरेट रह रहे हो, तो उसको आप कोर्ट में आकर समझाओ। और अगर ऐसा कुछ देखा जाता है कि सब मतलब सही से नहीं हो रहा था, तो कोर्ट इस केस में डायरेक्शन दे सकती है कि दोनों को साथ में रहने के लिए। यानी कि बेसिकली कॉन्जुगल राइट्स का जो मीन्स होता है वो होता है मैट्रिमोनियल राइट्स, द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू सोसाइटी एंड कंफर्ट ऑफ ईच अदर। द वर्ड सोसाइटी मीन्स कोहैबिटेशन, कंपेनियनशिप्स, लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ अंडर द सेम रूफ। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 के ऊपर, जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में बेसिकली बताया गया है कि जो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी सेक्शन 13 में जो डिवोर्स के ग्राउंड्स दे रखे हैं, उन ग्राउंड्स के बिहाफ पर कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन की। ये आमतौर पर डाइवोर्स से थोड़ा अलग होता है, बट लीगली जो उनका एनफोर्सेबल होता है। इसमें बस बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो साथ में नहीं रह सकते हैं। इट मीन्स कि वो फिजिकल रिलेशन नहीं रह सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में अंतर क्या होता है। तो अगर ये डिफरेंस देखा जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर आपको बना दूँगा। इसका अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब है इसका फोर्थ पार्ट जो कि बात करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, जो कि सेक्शन डील करता है फ्रॉम 12 टू सेक्शन 18 की। अब देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 11 की, वॉइड मैरिजेस क्या होती है। वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन फॉर एवरी लॉयर और एवरी लॉ एस्पिरेंट्स। तो आइए देखते हैं कि वॉइड मैरिजेस कौन सी होती हैं। तो बेसिकली वॉइड मैरिजेस वो होती हैं जिनके होने पे जो हमारी सोसाइटी है उस पर गलत असर पड़ सकता है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। या फिर हम कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज के अंदर वो शादी वॉइड मानी जाएगी जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। हमने कंडीशंस देखी थी, जैसे कि पहला कंडीशंस है इफ इट कॉन्ट्रावेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला है जैसे स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो शादी वॉइड होगी क्योंकि मोनोगेमी होगी। ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ किसी की मैरिज हो रखी थी शादी के टाइम पे, तो वॉइड है
वॉइड मीन्स कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो कि इट इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ अंडर सेक्शन 5। थर्ड पॉइंट है सबइनदाज रिलेशनशिप्स। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो शादी है ये वॉइड मैरिज तभी से मानी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। मीन्स कि इस डेट एक्ट के पास होने के बाद जो शादियां हुई हैं उन पे ये सेक्शन अप्लाई होगा। पहले जो एक्ट होने से पहले जो शादी हुई है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, वॉइडेबल मैरिजेस। जैसे कोई जिससे बंदा कोई शादी कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, बहरा है, काला है, गोरा है, अंधा है, मतलब पागल हो, इसमें से इन दोनों की मर्जी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये शादी गलत है, कि इसमें एग्रीड पार्टी कोर्ट जाके बहरे अंधे होने पर मैरिज वॉइडेबल करा सकते हैं। जैसे कोई भी एक चाहे तो शादी को कंटिन्यू कर सकता है या उस शादी को वॉइडेबल करा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, शादी से पहले जो लेडीज है जिसकी शादी होनी है, अगर वो किसी और से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस व्यक्ति के अलावा जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो जो व्यक्ति है जो हस्बैंड बनने वाला था, मतलब चाहे तो इस ग्राउंड पे शादी को वॉइडेबल कर सकता है या वैलिड भी कर सकता है। मीन्स कि जो जिससे शादी होने वाली है उस हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो जो उसकी वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट हुई है वो इसको अगर एक्सेप्ट करता है तो शादी वैलिड है, और वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो इस ग्राउंड पे शादी को वॉइडेबल कराया जा सकता है। अब सेक्शन 13 की तरफ चलते हैं, जो कि जनरली काफी क्लियर है। सेक्शन 13 में सिर्फ डिवोर्स की बात करता है और इसमें कुछ ग्राउंड्स की बात की गई है कि जो उन ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी शादी को नलिटी करा सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं, और ये माना जाएगा कंटेस्टिंग डिवोर्स। इट मीन्स कि किसी भी पिटिशनर ने रिस्पोंडेंट्स पे केस किया हुआ है कंटेस्टिंग डिवोर्स। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में तो सेक्शन 13, सेक्शन 9, सेक्शन 13B, सेक्शन 10 सबसे ज़्यादा डाले जाने वाला सेक्शंस है प्रैक्टिकली। इसके बाद अब जो हमें डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स दिए गए हैं अंडर सेक्शन 13, तो ग्राउंड्स अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ जो दिए गए हैं, टोटल 7 ग्राउंड अवेलेबल हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को। एंड देयर आर 4 एडिशनल ग्राउंड्स विच आर ओनली अवेलेबल फॉर अ वाइफ। इट मीन्स देयर आर टोटल 13 ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल फॉर अ वाइफ एंड ओनली 7 ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल फॉर अ हस्बैंड। तो आप यही देख सकते हैं कि कितना हमारे साथ डिस्टिंक्शन की जा रही है। और एक बार मैं वो ग्राउंड भी रिपीट कर देता हूँ कि वो जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन है क्या क्या अवेलेबल है बोथ फॉर हस्बैंड एंड अ वाइफ। एडल्ट्री, कन्वर्जन, वेंटल डिसीजेस, रेनाउंसिएशन फॉर वर्ल्ड, क्रूअल्टी, डेजर्शन, अनसाउंड माइंड, लेप्रोसोपी, प्रिज्यूम्ड डेथ, जुडिशियल सेपरेशन एंड फेलियर टू कंप्लाई विद restitution of conjugal rights. And there are 4 additional grounds which are available for a wife, and that is bigamy, rape, sodomy, bestiality, non-resumption and option of puberty. अब इसकी हम बात करते हैं सेक्शन 13A की तरफ, जो कि कहता है कि ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। यानी डाइवोर्स की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी तो कोर्ट चाहे तो उन प्रोसीडिंग्स में ऑल्टरनेट रिलीफ ऑर्डर कर सकती है उनके लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 13B, जो कि बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअल डिवोर्स। यानी कि जब पति और हस्बैंड और वाइफ दोनों राजी हो डिवोर्स के लिए तो उन दोनों की कंसेंट से डिवोर्स लिया जा सकता है, उसको हम कहते हैं सेक्शन 13B, म्यूचुअल डिवोर्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, जो कि बात करता है नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज। इट मीन्स कि शादी के 1 साल के अंदर कोई भी डिवोर्स की पिटिशन फाइल नहीं की जा सकती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ परमिशन कैन बी टेकन फ्रॉम अ हाई कोर्ट टू फाइल अ पिटिशन विद इन 1 year ऑफ मैरिज। इट मीन्स कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जिसमें आपका हस्बैंड और वाइफ का विद इन 1 year ऑफ मैरिज भी रहना इम्पॉसिबल नहीं है, तो हाई कोर्ट से परमिशन लेके स्पेशल एप्लीकेशन फाइल करके डिवोर्स की पिटीशन को विद इन 1 year ऑफ मैरिज फाइल किया जा सकता है। उसके बाद है
सेक्शन 15 जो कि कहते हैं डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। इट मीन्स कि जो डाइवोर्स्ड पर्सन है, जिन्होंने तलाक लिया है, डिवोर्स ले लिया है, वो कब दोबारा शादी कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अ डिक्री ऑफ डिवोर्स हैज बीन पास्ड। ओके, यानी कि डिवोर्स में केस में डिक्री पास हो चुकी है एंड देयर इज नो राइट ऑफ अपील और सच टाइम एक्सपायर्ड, और उस डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की गई है, या फिर उस अपील का टाइम एक्सपायर हो चुका है, या फिर कोई एक अपील की जा चुकी है बट डिसमिस हो चुकी है, तो उस केस में डाइवोर्स्ड पर्सन दोबारा से शादी कर सकता है। यानी कि दोस्तों, किसी ने डिवोर्स की पिटीशन लगाई, उस पिटीशन पे ऑर्डर आ गया, अगर दोनों में से कोई भी बंदा अपील में नहीं किया है तो वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर का दोबारा शादी कर सकते हैं। अदरवाइज किसी ने अगर अपील कर दी है और वो अपील डिसमिस हो गई है, अपील का ऑर्डर डिसमिस हो गई है या फिर अपील का ऑर्डर आ गया है, उसको फाइनल माना जाएगा, दोबारा शादी की जा सकती है। अब देखते हैं सेक्शन 16 के बारे में, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। यानी कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में कोई बच्चा होता है या जन्म लेता है तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, वो बच्चा वैलिड है या नहीं है। तो सेक्शन 16 उसके बारे में बताता है। तो ये कहता है कि चाहे बेबी जो है, चाहे वॉइड मैरिज से हो चाहे वॉइडेबल मैरिज से हो, बच्चा जो है वो वैलिड ही माना जाएगा, उसकी जो लेजिटिमेसी राइट्स होंगे वो इक्वल ही होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 के बारे में, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ इस एक्ट के कमेंस होने के बाद, यानी कि कोई भी बाइगेमी करता है, यानी कि दूसरी शादी करता है, तो इसमें बताया गया है कि उसकी पनिशमेंट आईपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 494 और 495 के प्रोविजंस के हिसाब से दी जाएगी, और वो व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 494, 495 के हिसाब से पनिशेबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 18 में पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ हिंदू मैरिज की। मीन्स कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर कोई जो सेक्शन 5 में हमने देखी थी जो अदर कंडीशंस हैं फॉर हिंदू मैरिज, अगर उसका ब्रीच किया जाता है, उसको कॉन्ट्रावेंट करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि अगर किसी उस कपल में शादी हुई है कि जिनकी एज बिलो 21 बिलो 18 ईयर्स थी, तो उनके लिए एक राइग्रेंस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख और बोथ, यानी कि 2 साल की कैद या फिर 1 लाख जुर्माना, या दोनों किया जा सकता है। अगर किसी भी बाल विवाह जैसे हम देखते थे वो किया गया है तो उस पर ये लागू होगा। सेकेंड, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंदा रिलेशनशिप। इसमें अगर कोई भी अगर मैरिज होती है तो उसको विद 1 मंथ और विद फाइन या फिर 1000 और विद वॉच के लिए पनिशेबल होगा। अब हम बेसिकली बात करते हैं सेक्शन 5th पार्ट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर की। तो सेक्शन 19 जो कहता है टू विच कोर्ट पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। सेक्शन 19 जुरिसडिक्शन के बारे में कहता है कि किस कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाएगी और कहाँ पे की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जहाँ शादी हुई हो, जहाँ पे शादी हुई है, या जहाँ पे पिटिशनर बिलोंग करता है, या तो जहाँ से रिस्पोंडेंट बिलोंग करता है, या जहाँ दोनों पार्टी लास्ट साथ में रहे हो, इन जगहों में से किसी भी एक जगह पर जो पिटिशनर्स हैं, चाहे वो पिटिशन फाइल कर सकता है, कोई सी भी हो, सेक्शन 9 हो, 11 हो, 13B हो, 10 हो, फाइल कर सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24, जो कि बात करता है मेंटेनेंस पेनल्टी एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो पिटिशनर है वो ये तो वर्किंग नहीं होता है, या फिर उनके कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं कि वो जो लीगल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है, उनका पैसा भी नहीं होता है, तो वो कोर्ट में अंडर सेक्शन 24 ऑफ HMA की एप्लीकेशन लगाते हैं कि जो लीगल एक्सपेंसेस हैं, लीगल कॉस्ट है, उसको भी रिस्पोंडेंट के थ्रू पे किया जाए। यानी कि इट इज एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन कैन बी मेड इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट लाइक रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, नलिटी ऑफ मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन। तो इसमें होता क्या है कि एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स बी डिपॉजिटेड बाय द रिस्पोंडेंट्स, और इस एप्लीकेशन को बेसिकली डिसाइड किया जाता है विद इन 60 डेज
from the date of filing this application. नेक्स्ट है सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स इन फ्यू केसेस में क्या होता है कि जो केस फाइनली डिसाइड होने वाला था तो वो डिवोर्स के केस में एक एलिमनी को क्लेम किया जा सकता है। since I am not able to maintain myself, then I am entitled for certain sum of money from the respondent. तो फिर इस केस में होता है कि सेक्शन 25 के लिए भी एप्लीकेशन जाती है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के लिए, कि या तो एक मंथली मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जाए या तो फिर जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है वो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू पेड किया जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 26। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए भी कई बार कोर्ट में ये इशू आता है कि भाई चाइल्ड की कस्टडी किसके पास होगी। तो अंडर सेक्शन 26 में एप्लीकेशन जाती है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें क्या होता है कि कोर्ट में पास इंटीरियम ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम with respect to custody, maintenance, education of minor children. Application with respect to maintenance and education of minor children be disposed within 16 days from the date of service of notice of respondents. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 28 की, एंड इट इज द वन ऑफ द लास्ट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, अपील फ्रॉम डिक्रीज ऑब्लिक ऑर्डर्स। अगर कोई भी डिक्री पास हुई है, चाहे फिर वो अंडर द जुडिशियल सेपरेशन में हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स में हो या डिवोर्स की डिक्री हो, उस डिवोर्स की डिक्री को अपील करने की टाइम लिमिट क्या होती है, तो वो सेक्शन 28 में दी गई है विद इन 30 डेज। यानी जो भी एग्रीव्ड पार्टी है किसी भी डिक्री के अगेंस्ट में अपील करना चाहती है तो उसको विद इन 90 डेज फ्रॉम दिस कोर्ट और हायर कोर्ट में अपील करने की ये लिमिटेशन होती है। दैट मीन्स कि अगर किसी को फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में अपील करनी है तो उसको 90 दिन के अंदर अपील करनी होती है। उसके बाद भी हो सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर फाइलिंग अ सेपरेट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 फॉर कंडोनिंग द डिले फॉर वट एवर द रीजन। उस बेसिस पे सेक्शन 5 की या डिले की एप्लीकेशन लगा के भी फाइल की सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने आज का ओवरव्यू हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, इस एक्ट को मतलब आपने फ्रॉम दिस बिगिनिंग से अगर वीडियो देखी है तो आपको पूरा पता लग गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट का बेसिकली ओवरव्यू क्या है और किस तरह की बात करता है और कैसे डील करता है और किस पे अप्लीकेबल है, क्या उसकी जुरिडिक्शन है, क्या उसका रूल है, प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो हम यहीं पे अब खत्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। अभी काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, बट आगे से वीडियोस मेरी टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। तो ऐसे ही आप वीडियो को एंजॉय करते रहें, नॉलेज गेन करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकें, सो दैट I will be motivated and will upload all the videos as soon as possible in all the interesting topics. So मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में। Thanks for watching this video. Stay safe, stay healthy.